अब इसमें थोड़ी सी भाषा को लेकर के गड़बड़ वहाँ हो जाती है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मैंने कुछ शुद्ध हिंदी, मैंने कुछ गज़लें शुद्ध हिंदी में और शुद्ध उर्दू में भी लिखी हैं। और ठीक तो ये जो शुद्ध हिंदी और शुद्ध उर्दू का जो मामला है, ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक ही बीमारी पाई जाती है, वो शुद्ध हिंदी का मतलब होता है जिसमें संस्कृत के शब्द हों, और शुद्ध उर्दू का मतलब जिसमें अरबी फारसी के शब्द हों। लेकिन दोनों ही, चाहे वो शुद्ध उर्दू हो चाहे शुद्ध हिंदी हो, वह बिना हिंदी के तद्भव शब्दों के अपने आप को स्थापित नहीं करता। यानी कोई भी हिंदी, कोई भी गज़ल या कोई भी रचना अगर हिंदी हो रही है या उर्दू हो रही है तो उसमें ये ज़रूरी है कि वो हिंदी के शब्द उसमें हों। लेकिन दुष्यंत कुमार ने ये कहा कि मैं उन्हीं शब्दों का जो उसमें प्रचलित हैं, बोलचाल में प्रचलित हैं, और ख़ास तौर से शहर शब्द को लेकर के उन्होंने चर्चा भी की है। शहर पर शहर को लेकर के जो चर्चा की है उसमें थोड़ी हम मुश्किलों को देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ उर्दू दोस्तों ने उर्दू ना दोस्तों ने ये आरोप लगाया कि तुमने शहर का इस्तेमाल किया है ना, और जबकि शहर नहीं शहर होता है। लेकिन दुष्यंत कुमार ने हर जगह शहर का ही इस्तेमाल नहीं किया है, शहर का भी इस्तेमाल किया। हाँ, तो जैसे तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर तो लगता है यहाँ पर शहर नहीं है, यानी का हलंत, यहाँ ह हलंत नहीं है, र हलंत है ना। लेकिन वास्तविकता इसकी ये है, लिखा छपा चाहे शहर हो, लेकिन पढ़ने में ये शहर ही आता है। अगर शहर की जगह हम शहर कर देंगे तो इसकी जो बहर टूट जाएगी। अब इसके बाद दूसरे शेर को देखें, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, इसमें भी शहर लिखा गया है लेकिन है शहर। दुष्यंत कुमार ने 4 जगह शहर शब्द का इस्तेमाल किया है। 2 जगह उसकी असलियत शहर की है और 2 जगह उसकी असलियत शहर की है। एक मज़ेदार चीज़ आपको याद दिलाएं, जैसे कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। उन्होंने कहा था अगर मैं शहर की जगह नगर कर दूं तो सही हो जाए, लेकिन जो पहले 2 जो मिसरे अगर उसमें नगर कर देते तो बहर साफ साफ टूटी हुई नज़र आती, लेकिन इसमें शहर की वजह से टूटी हुई नज़र नहीं आई। लोग अपने आप ही शहर पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार परिवर्तन हो जाए, कहाँ चिराग मैसर नहीं नगर के लिए अगर कर दें तो नहीं और नगर का न, इनसे जो है जो अनुप्रास बनेगा उससे लयात्मकता बढ़ जाएगी। ये हो सकता था लेकिन बोलचाल में उनको ये लगा कि हम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बोलचाल के शब्दों की अगर हम जिद करें तो बहुत से ऐसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, वो भी बोलचाल में नहीं है। हमारी मतलब जो क्या कहते हैं गज़ल की बोलचाल में नहीं है, या हमारे जैसे सुआ शब्द है, गांव देहात में कहीं बोला जाता हो तो बोला जाता हो, लेकिन आमतौर पर ये सुनने में नहीं आता है। और संस्कृत के बहुत सारे शब्द जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी बोलचाल में, जैसे रितंबरा ही है, तो इसका इस्तेमाल हमारे देखने में आता नहीं है। ऐसे तीरगी है, ऐसे कई शब्दों के शेर और अब जैसे ये अहले मकतब, मुअज्जन, महबे ख्वाब, है ना, आरियो रुखसार। अब दुष्यंत कुमार कहते हैं मैं मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता हूं जिनको मैं बोलता हूं। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने आरियो रुखसार कभी कहा है, कभी बातचीत में इस्तेमाल किया है, तो अगर वो करते तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो चल पड़ती हैं। लेकिन अब दुष्यंत कुमार क्या करते हैं, बोलचाल के शब्दों के बीच में इनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये असल में तो ये हम इन शब्दों का तहजीब व तमद्दुन आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें भाई हम बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं, ये दिखाने के लिए भी कर जाते हैं। एक जगह सर उन्होंने ऐसा भी कहा था कि नई कविता की भाषा को लेकर के, तो वो बात भी दुष्यंत और मुक्तिबोध और निराला के संदर्भ में ठीक नहीं बैठती है, बोलचाल की भाषा के करीब। उन्होंने जो बात ये जो नई कविता की आलोचना की, एक जगह नई कविता की उपलब्धियां भी लिखी हैं, नई कविता की तारीफ की है, लेकिन दूसरी जगह पर नई कविता की आलोचना करते हुए
उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे दर्जन भर कई कवि एक साथ एक ही भाषा एक ही शैली में लिखते जा रहे हैं और उनकी वजह से एक रास्ता आ गई है कविताओं में। तो ऐसी एक रास्ता पत्रिकाओं में भले दिखलाई दे जाती हो, लेकिन आप पूरी की सारी कविताओं पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि वो सब जो है एक रास्ता की शिकार हैं। मान लीजिए कि हम चलो पुराने कवियों को ना लें, आप निराला के यहाँ तो इतनी विविधता देख सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं हो, लेकिन वो निराला ये दुष्यंत से पहले थे इसलिए चिंता नहीं। लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ तो आपको मुक्त छंद के बहुत सारे रूप मिलेंगे, छंदोबद्ध कविता के बहुत सारे रूप मिलेंगे। अभी हमने अंधेरे में की चर्चा की, भूल गलती की चर्चा की। उस तरह अज्ञे को क्या आप इसलिए ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ एक रास्ता पाई जाती है? हाँ, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर डसना कहाँ सीखा, विष कहाँ पाया। और या फिर ये जो प्रगतिशील चेतना जो इनके यहाँ पाई जाती है, दुष्यंत कुमार के यहाँ पाई जाती है, क्या वैसी चीज़ें उनके यहाँ नहीं पाई जाती हैं? बह चुके मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि बह चुकी बहकी हवाएं चेत की, कट चुकी कूलें हमारे खेत की, कोठरी में लौ जलाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेत की। ये प्रगतिशील चेतना छंद के अंतर्गत अज्ञे जी के यहाँ पाई जाती है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उनमें एक रास्ता पाई जाती है? या फिर रघुवीर सहाय, अगर मतलब शमशेर बहादुर सिंह पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बहुत कठिन जटिल कविताएं लिखते हैं। इन्होंने भी, दुष्यंत कुमार ने भी आलोचना की है। लेकिन क्या दुष्यंत कुमार, जाहिर है कि इन्होंने तुम्हारी चोटें होनी है हमारा सीना होना है ऐसी गज़ल कह रहे हो तो कितनी मतलब गहराई से चीज़ों को समझ करके वो रखते होंगे। और उनकी कविताओं में मतलब कितने बड़े कवि के रूप में वो सामने आते हैं, उनमें कितनी वैरायटी है, गीत भी हैं, गीत भी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अगर आप जंगल का दर्द में चले जाएं, है ना, या पहले ही संग्रह मतलब जो उन्होंने उसमें चुपाई मारो दुल्हन मारा जाए कौआ, कहाँ गई थी बड़े सवेरे राजा के बाजार में, मिली दुअन्नी वह भी खोटी। हाँ, तो क्या इसमें आपको ये दिखलाई देता है कि एक रास्ता पाई जाती है? एक रास्ता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। या भेड़िए नाम की उनकी, अच्छा मान लीजिए धूमिल के यहाँ चलिए, मान लीजिए आप, हम अच्छी कविताओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, न कि ख़राब कविताओं के माध्यम से। ख़राब कविताएं तो लोग बहुत लिखते हैं, पत्रिकाओं में छपती रहती हैं, लेकिन बेहतरीन कविताएं अगर पटकथा की लिखी जाएं, क्या आज़ादी, तीन थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता, ये पटकथा में नहीं है, लेकिन पटकथा में कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं, जिसमें हिंदुस्तान की जो दुर्दशा है कि उसके कपड़े चिथड़े कर दिए गए हैं, उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया, कहता है यही मेरी नियति है, जब भी मैंने इनको रोशनी से जोड़ा है उन्होंने मुझे इसी तरह से तोड़ा है ना। और आप इनकी ये जो है दुष्यंत कुमार का ही शेर देखेंगे, वो जिसमें कल नुमाइश में मिला था वो चीथड़े पहने हुए, नाम तो बोला मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। आप देखेंगे कि जाहिर है कि धूमिल की कविता में जितनी तहदारी, जितनी व्यंजना है, उतनी इस शेर में नहीं है। आप फिर ऐसे कविता पर ये इल्ज़ाम लगाने की जो मुक्त छंद में लिखी गई हैं उनमें एक रास्ता है, ऐसा तो नहीं गिना जा सकता है। और दुष्यंत की एक और गज़ल को लेकर के आप सर मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से उसमें ये सारी भूलें दूर हुई हैं और विद्यार्थियों को जैसा कि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और उससे उनको ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि एक नया आयाम कैसे जुड़ा है। इस नदी की धार में जो उनकी बहुत ही प्रचलित इसकी भाषा को लेकर के, शिल्प को लेकर के थोड़ी चर्चा पहले भी हुई। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ये इसमें दोनों मिसरे अलग अलग बहुत अच्छे हैं, चाहे आपस में जुड़े ना हो, लेकिन कितनी बेहतरीन बात बनती है कि उम्मीद जगाती। क्या उम्मीद क्या है कि ये जो नदी की धार है, ये कौन सी नदी की धार है? नदी मतलब गति, और गतिहीनता का साम्राज्य है, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लेकिन एक नदी बह रही है।
चारों तरफ नीरसता ही नीरसता है, लेकिन एक हरियाली, एक जो मतलब प्रवाह है, एक ठंडक एक जगह है और उसमें ठंडी हवा आ रही है। सब जलाने वाली हवा नहीं आ रही है, जीवन जो गति। आपको आप जब इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको कहीं मुक्तिबोध याद आएंगे। कोशिश करो जीने की ज़मीन में गड़ करके भी। यहाँ नदी की धार में ठंडी हवा आ रही है। इसका मतलब ये है कि चारों तरफ की निराशा को अगर हम न देखें, अगर इसके चारों तरफ की जो निराशा है, चारों तरफ से जो उमस ही उमस है, उसको न देखें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। नाव जर्जर ही सही, एक व्यक्ति है जी। जर्जर है, हाँ, और उसकी ये नाव जो है उस जर्जर व्यक्ति की नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है, लहरों से टकरा रही है और लहरों से टकराने से ही जो है जैसे ठंडक पैदा हो रही है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी ढूंढ लाने की बात है जी। एक चिंगारी मुक्तिबोध। अब देखिए कैसे जो अगर हम दुष्यंत कुमार को अलग करके देखते हैं तो हम क्या करते हैं, दुष्यंत कुमार को सीमित कर देते हैं जी। गज़ल की दुनिया से बाहर नहीं ले जाते हैं, और गज़लों में ख़राब गज़लें भी इतनी सारी हैं कि दुष्यंत को हम वहीं रख देते हैं। तो अब दुष्यंत को अगर हम कविताओं से जोड़ करके देखें, जैसे मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उनसे जोड़ करके देखें, तो उसमें एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो एक अंतर कथा नाम की कविता, उसमें एक माँ है जो अपने बेटे से कहती है, लकड़ियाँ ढूंढो जिनमें आग है। आग सक्रियता की आग ऊष्मा की आग संवेदनशीलता की आग, और आग परिवर्तन की, ताकि परिवर्तन हो सके हमारे ये जो समाज है, जो यथास्थित ज्यों की त्यों बनी हुई, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच की विषमता दूर होनी चाहिए, उसके सुबह दूर होने चाहिए, उसका डर दूर होना चाहिए। ऐसी चिंगारी की आवश्यकता है। और आगे का शेर इस प्रकार है जी। आदमी एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है। बहुत बेहतरीन शेर है। एक ये जो खंडहर का हृदय है, जी। सूनेपन की जो शक्ति है, हाँ, सूनापन जितना तोड़ता है, उसके बावजूद उसमें से गीत निकल आते हैं। तो आदमी अकेला पड़ गया है, लेकिन अपने आप को जो जिंदा रखने की कोशिश करता है, बोल ना पाता हो, आदमी की पीर गूंगी हुई सही, लेकिन कुछ तो गाती है, कुछ संकेत तो कर जाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इस तरह से होगा। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। भोर कौन सा? आखिर हम भोर लाएंगे तो क्या ले आएंगे? खाली सुबह? भोर का मतलब क्या कि आज हमारे सामने जो इतनी विषमताएं हैं वो ना हो। बहुत पुराने नारे हैं, समानता, भाईचारा, आज़ादी, ये चीज़ें बहुत नई नहीं हैं। बरसों से लोग इनके ख्वाब देखते रहे, यही तो भोर तक जाने का। और इन्हीं में हम लोग फिर से जोड़ें कि इनके साथ साथ दो चीज़ें और जोड़ें, एक मोहब्बत, भाईचारा यानी मोहब्बत ही, और एक परिश्रम। हमको परिश्रम की, अभी तो हमारे पास बहुत सारे गीत लिखने हैं जो कि परिश्रम का सम्मान करना सिखाएं, परिश्रम का सम्मान करना सिखाएं, न कि दौलत का सम्मान करना सिखाएं। परिश्रम का सम्मान करने की हमको आदत नहीं है, इसीलिए जो है उनको हम जो लोग परिश्रमी होते हैं उनको हम पिछड़ा हुआ गिनते हैं। और एक दुख नहीं कोई कि उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है। कभी कभी निराशा आ जाती है, आकाश सी छाती है हमारे पास, हम सब झेल जाएंगे, लेकिन दुष्यंत कुमार सिर्फ झेल जाने वाले कवियों में से नहीं है। परिवर्तन की आकांक्षा, तो कमज़ोरी वहाँ रह जाती है थोड़ी सी कि अपनी तरफ आलोचना का जो उनका जो निशाना दहाना रहता है वो सामने वालों पर ज़्यादा रहता है, अपनी ओर पर थोड़ा कम रहता है। और ये हम मध्यवर्गीय जो बुद्धिजीवी होते हैं, इन सब की
भी कमज़ोरी है। कभी कभी लोग एकदम अलग हो जाते हैं, जैसे मुक्तिबोध जैसा आदमी आता है वो अपने ऊपर भी ध्यान देता है कि यार कहीं कुछ कमज़ोरी हमारे भीतर रह गई है। धन्यवाद सर, आप संधान में आए और दुष्यंत की रचित ये साये में धूप पर आपने विद्यार्थियों उपयोगी और सामान्य लोगों के लिए भी खूब ही सरसतापूर्ण आपने एक व्याख्यान दिया। हमें ऐसे रिसोर्स पर्सन आज उपलब्ध हुए संधान का, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपका भी आभारी हूँ। आपका इसलिए आभारी हूँ कि आपने विषयों को उत्तेजित किया कि मैं ठीक से बोल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।